तो आज हम बात करने वाले हैं 3 किलोवाट सिस्टम के बारे में कि एक 3 किलोवाट सिस्टम कितनी का पड़ता है अगस्त 2026 के अंदर। इसमें हम बात करेंगे पैनल्स के बारे में, इन्वर्टर के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में और बाकी सब कंपोनेंट्स के बारे में कि क्या रेंज होनी चाहिए, क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछने हैं अपने वेंडर से लगवाने से पहले। 3 किलोवाट सिस्टम के अंदर बेसिकली अराउंड 6 प्लेट्स आती हैं और वो 6 प्लेटें वेरी करेंगी वेंडर टू वेंडर, क्योंकि ये रेंज शुरू हो जाती है अराउंड 520 किलोवाट से 620 तक। अब इसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, लाइक कोई 520 वाली लगाए तो अराउंड 6 प्लेट्स लगाएगा तो 3.12 किलोवाट का सिस्टम आपका बैठेगा। मे बी कोई 600 वाली ही लगाए तो 5 ही प्लेटों में काम हो जाएगा और आपका 3 किलोवाट बन जाएगा, क्योंकि 5 प्लेट्स इंटू 600 इज अराउंड 3000, दैट्स एग्जैक्टली 3 किलोवाट। अब इसमें होता क्या है कि प्लेट्स 3 तरीके की आती हैं जो आपको अपने वेंडर से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कि कौन से पैनल्स आप मेरे लगाने वाले हो, मोनोपर्क, बाईफेशियल या फिर टॉप कॉन। अब मोनोपर्क आज के दिन सबसे चीप है, बाईफेशियल थोड़ा सा महंगा पड़ता है और टॉप कॉन थोड़ा और महंगा पड़ता है। इनके अंदर डिफरेंस क्या है एक्चुअल में? सबके अंदर केवल इफिशियंसी का डिफरेंस है, इफिशियंसी पर स्क्वायर फुट, जो कि अराउंड 2 से 4% का ही होता है। तो अगर आप मे बी मोनोपर्क लगवा रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो खराब टेक्नोलॉजी है, वो भी अच्छी टेक्नोलॉजी है। बात ये है कि वो सपोज 1 स्क्वायर फीट से जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, बाईफेशियल उससे 2 से 4% एनर्जी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर देगा सेम स्क्वायर फीट एरिया के अंदर। सेम एग्जांपल ले तो अपन टॉप कॉन के साथ कि टॉप कॉन और बाईफेशियल में डिफरेंस ये होगा कि पर स्क्वायर फीट कंपेयर टू बाईफेशियल वो 1 से 2 से 4% और एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा। तो और ज़्यादा इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगर आपके पास एरिया खूब है तो कोई फर्क नहीं गिर रहा, आप बाईफेशियल लगा रहे हो, मोनोपर्क लगा रहे हो, टॉप कॉन लगा रहे हो, ऑल आर सेम। ये जनरली ऐसी जगहों पे यूज लिए जाते हैं ज़्यादा वोल्टेज वाले पैनल्स, जहाँ पे सरफेस एरिया थोड़ा सा कम होता है कि अपने को कम जगह में ज़्यादा बड़ा सिस्टम लगाना है। तो अगर ऐसा आपके कोई घर में कोई कंस्ट्रेंट है नहीं, 3 किलोवाट कोई अराउंड 180 स्क्वायर फीट का एरिया लेता है, तो ये इतनी बड़ी बात है नहीं, इतना एरिया सबके घर में होता है, बहुत नॉर्मल सी है। तो इसके अंदर आपको ये चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, मतलब किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ जा सकते हो इन तीनों में से। नेक्स्ट बात करेंगे अपन इन्वर्टर्स पे। अब इन्वर्टर्स होते हैं ऑन ग्रिड और हाइब्रिड। अब ऑन ग्रिड क्या होता है कि जब आपके लाइट आ रही है तब ही वो सिस्टम काम करेगा। लाइट नहीं आ रही तो आप ये मत सोच के चलना कि मेरा सोलर सिस्टम चलता रहेगा और अब लाइट नहीं आ रही दोपहर में तो सूरज तो है ही तो अपना सारे अप्लाइंसेस चलेंगे, नहीं चलेंगे भाई। अगर आप चाहते हैं कि आपका सोलर सिस्टम जब लाइट नहीं आ रही है तब भी चले, मैं केवल दिन की बात कर रहा हूँ, तो अपने को हाइब्रिड सिस्टम लगवाना पड़ेगा। अब हाइब्रिड सिस्टम जैसे ही अपन ऑन ग्रिड से हाइब्रिड जाते हैं, ये सिस्टम थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, ये आपको दिन के अंदर भी चलेगा। अब होता क्या है इसके अंदर, एक चीज़ और अपन जोड़े तो कि इन फ्यूचर हाइब्रिड सिस्टम में आपको ये फ़ायदा है कि आप इसमें बैटरी भी लगा सकते हो। तो अगर आपको फ्यूचर में बैकअप की ज़रूरत है, लाइट ज़्यादा कट रही है कुछ और, तो आप उसके अंदर बैटरी ऐड करवा लो, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा लिया और फ्यूचर में आपको लग रहा है कि मैं बैटरी भी लगवाना चाहता हूँ, तो फिर वो लगाने में परेशानी हो सकती है। तो फ्यूचर प्लानिंग करके ही आप ये डिसीजन लें। अब जैसे ही अपन ऑन ग्रिड से हाइब्रिड की तरफ मूव करते हैं, मतलब ये चॉइस लेते हैं कि हमें ऑन ग्रिड नहीं लगवाना है, हाइब्रिड लगवाना है, तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो आप अपने वेंडर से सेकंड क्वेश्चन के तौर पे ये बात पूछ सकते हैं कि भाई मेरे लिए कौन सी चीज़ सही रहेगी, ऑन ग्रिड या फिर हाइब्रिड। ये इसी चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपके यहाँ कितनी बिजली कटती है। अगर आपके यहाँ दिन में 1-2 घंटा ही बिजली कट रही है तो आप ऑन ग्रिड के साथ जा सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ अगर 1-2 घंटे से ज़्यादा बिजली कट रही है तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जाएं। थर्ड चीज़ जिस चीज़ की अपन बात करेंगे वो होता है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर्स मार्केट में 2 तरीके के करंटली चल रहे हैं जो सबसे ज़्यादा चलन में है, जो कि एक तो होता है जीआई वाला, सिंपल अपना
एंड सेकंड होता है हॉट डिप। अब हॉट डिप और जीआई में डिफरेंस क्या है कि क्वालिटी का और रेट का। हॉट डिप क्या होता है, जैसे अपने आप देखा होगा हाईवेज के साइड में जो रेलिंग्स होती हैं, या फिर अपने हाईवे पे जो स्ट्रीट लाइट्स के खंबे होते हैं, हाईवे वालों की मैं बात कर रहा हूँ, सिटी के अंदर होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, तो वो सब हॉट डिप यूज़ लेते हैं वहाँ। अब आप देखोगे उन पर पेंट वेंट भी नहीं हुआ होता कभी, और वो कभी ख़राब भी नहीं होते, वो उन पर जंग भी नहीं लग रही है, क्योंकि हॉट डिप की एडवांटेज ये है कि वो है ना ऑलरेडी प्री कट आता है, प्री डिज़ाइंड आता है, उसके बाद उसे तो उसके अंदर है ना जंग वंग की परेशानी नहीं आती, वो आपके 25-30 साल बिना जंग वंग के चल सकता है, रस्टिंग की कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आप जीआई के साथ जाते हैं तो जीआई में जनरली क्या होता है कि वेंडर्स लाइक पोल्स वगैरह और जो जो राफ्टर, सी चैनल्स, जो भी उसके अंदर चीज़ें यूज़ होती हैं वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए जीआई में, वो उनकी कटिंग करते हैं खुद से। वेल्डिंग का भी यूज़ लेते हैं वो लोग। जब वेल्डिंग यूज़ लेते हैं तो वेल्डिंग का सिंपल होता है, जहाँ वेल्डिंग यूज़ हो गई ना उस जगह से रस्टिंग शुरू हो सकती है, तो एक ये भी रिस्क रहता है जीआई के अंदर। तो अगर वैसे जीआई में भी कोई परेशानी नहीं है, अच्छा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस यही ध्यान रखना है कि वेल्डिंग ना करवाएं। कोशिश करें कि एक ऐसे वेंडर के साथ जाएं जो प्री मेड रेडीमेड स्ट्रक्चर का यूज़ करें। तो तीसरी चीज़ रेट हो गई। इसमें भी आप सिंपल हॉट डिप होगा वो महंगा होगा, और अपना जो जीआई होगा वो थोड़ा सा सस्ता होगा। इन दोनों के अंदर आप मान सकते हैं 3 किलोवाट की साइट में 5 से 10 हज़ार रुपये का अंतर आएगा जब आप हॉट डिप से जीआई की तरफ, सॉरी जीआई से हॉट डिप की तरफ जाएंगे। आप जीआई हटा के हॉट डिप चूज़ करेंगे तो आपको 5 से 10 हज़ार महंगा पड़ सकता है, तो ये जस्टिफाइबल है। उसके बाद तीसरी चीज़ अपन बात करें तो जो चौथी चीज़ सॉरी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अपना अर्थिंग। अब क्या होता है कि लोकल वेंडर्स अर्थिंग है ना इतना पास पास कर देते हैं। स्टैंडर्ड अर्थिंग है ना अराउंड 1 मीटर की रेडियस होनी चाहिए, दूसरी अर्थिंग, मतलब उन दोनों की रेडियस कोलाइड नहीं करनी चाहिए। 3 अर्थिंग होती हैं सोलर सिस्टम के अंदर, जो 3 किलोवाट का सिस्टम लगता है, तो वो जो तीनों अर्थिंग है ना उन तीनों के अंदर मिनिमम 1-1 मीटर का डिस्टेंस तो होना ही होना चाहिए। बाकी अगर आपके वहाँ स्पेस ज़्यादा है तो आप 2-2 मीटर का डिफरेंस लेके चलो, जिससे कि सपोज फर्स्ट अर्थिंग की जो रेडियस है वो 1 मीटर तक, दूसरी वाली की जो अर्थिंग है वो उसकी 1 मीटर की रेडियस के साथ कोलाइड ना करे। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या, सपोज किसी दिन वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है किसी भी वजह से, तो उस दिन ग्राउंड में जब वो करंट पास होगा, तो अगर आपने 2 अर्थिंग्स के बीच में 1-1.5-2 मीटर का डिफरेंस रखा है, तो इससे होगा क्या कि वो अच्छे से सारा करंट ग्राउंड हो जाएगा और कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर उन अर्थिंगों को अपन ने पास पास लगा दिया बिल्कुल 1-1 फीट के डिस्टेंस पे, तो क्या होगा, जो कि जनरली ट्रेंड है, ऐसे ही हो रहा है, 90% घरों में ऐसे ही चल रहा है कि वो लोग बिल्कुल पास पास लगा देते हैं 1-1 फीट के डिस्टेंस के ऊपर। अब इससे होता क्या है कि जब 1-1 फीट के डिस्टेंस के ऊपर वो लगा देगा, तो जिस दिन ये हुआ एक अर्थिंग के अंदर अर्थ जब करंट जाएगा तो वो 1 ही फीट दूर है दूसरी अर्थिंग, तो वो करंट वहां से दूसरी वाली अर्थ में चला जाएगा, दूसरी वाली अर्थ से वो करंट फ्लो होके मे भी आपके इन्वर्टर को हार्म कर सकता है। तो ये एक परेशानी हो सकती है। तो उस टाइम पे आपको ये दिक्कत हो जाएगी कि जिस वेंडर से आपने लगवाया है वो वेंडर मे बी आपका इन्वर्टर ख़राब हो गया, आप उसे कॉल करोगे, वो कहेगा भाई ये तो 10 साल की गारंटी है, ये तो XYZ ब्रांड का है, आप इनको कांटेक्ट करो, ये लोग सही कर देंगे। आप उन्हें कॉल करेंगे, उनका बंदा आएगा इन्वर्टर वालों का, ब्रांड का, जिस भी ब्रांड का आपका इन्वर्टर है, वो आके सारा इंस्पेक्ट करेगा और वो देखेगा और वो आपको बोल देगा कि भाई आपकी तो अर्थिंग प्रॉपर नहीं हुई थी, इस वजह से ये चीज़ फ्लक्चुएट हुई है, तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। अब ये एक बहुत बड़ी ट्रबल हो सकती है आपके लिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका वेंडर अच्छे तरीके से काम करे। अब आपको इन छोटी छोटी चीज़ों को आप कैसे ध्यान रख सकते हैं, एक सिंपल सा इसका वे है कि एक PDF है MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जीज, इन्होंने जो ये होम सोलर इंस्टॉलेशंस हो रहे हैं इनके लिए एक PDF जारी की है, जो कि एक वेंडर के लिए भी अच्छी चीज़ है और कस्टमर के लिए भी। उसे आप रीड कर लो, उसके अंदर सब कुछ स्पेसिफिकली मैंशनड है कि किस तरीके से काम होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है इससे पहले, तो वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उस पर MNRE गाइडलाइन समथिंग ऐसा कुछ नाम से वो वीडियो है, उस वीडियो को आप देखिए तो आपको प्रॉपर नॉलेज आ जाएगी कि आपका वेंडर किस तरीके से इंस्टॉलेशन कर रहा है, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो ये बहुत ज़रूरी है।
उसके बाद बाकी जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं, लाइक छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, उनसे ज़्यादा अपने को फ़र्क गिरेगा नहीं। अर्थिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अदर देन द थ्री थिंग्स वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। तो अब इसके बाद क्या होगा कि इन सब चीज़ों को अगर अपन मिलाएं तो ये सिस्टम जो बेसिक शुरू होता है वो अराउंड 190 से शुरू हो जाता है। 190 मीन्स लाइक 1,90,000। तो 1,90,000 का आपका सिस्टम लगेगा, 78,000 की आपको सब्सिडी मिल जाएगी, तो अराउंड आपको पड़ेगा 1,12,000। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही आप कुछ भी चीज़ बढ़ाओगे, लाइक आप हाइब्रिड सिस्टम की तरफ चले जाओगे, तो थोड़े से 20 से 25,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे 3 किलोवाट में। आप चाहोगे कि हाइब्रिड सिस्टम में बैटरी भी लगवाऊँ मैं, तो अगर आप एक 5 किलोवाट बैटरी की तरफ जा रहे हो, तो कि जो नॉर्मल 80 से 90,000 रुपये से शुरू होती हैं, तो वो भी एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। उसके अलावा तो कुछ ज़्यादा होता नहीं है, बस यही सिस्टम है। अगर आपको कोई और डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो मैंने एक नीचे गूगल फॉर्म का लिंक डाला है, उस फॉर्म को भर दीजिए और आप मेरे से डायरेक्टली फ़ोन पे कनेक्ट कर सकते हैं, और आपको कोई भी गाइडेंस है तो वो मैं दे दूँगा। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बुरी लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा, पर कुछ कीजिएगा। बाय।